हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर कवर करने वाले हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर जो है स्टार्ट होता है तुषार की ट्रेन जर्नी से। ठीक है, तुषार एक लड़का है जो अपने अंकल के साथ अपने कजिन की वेडिंग के लिए ट्रैवल कर रहा होता है ट्रेन से। तो वो ट्रेन की जो विंडो सीट है उसमें बैठ करके बाहर के नज़ारे का आनंद ले रहा होता है। तब तक जो उसके अंकल हैं उसके शोल्डर पे टच करके उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन है वो सबसे पहले चलना स्टार्ट कब हुई थी? 150 साल पहले। और जो बसेस वगैरह हैं वो तो उससे काफ़ी दशकों के बाद, यानी आफ्टर फ्यू डिकेड्स स्टार्ट हुई थी चलना। तो वो सोचता है कि मतलब जब इससे भी पहले लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के मीडियम नहीं हुआ करते थे, लोग जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाया करते थे, तो क्या वो लोग जहाँ पर जन्म लेते थे वहीं पर अपनी पूरी जीवन गुजार देते थे? तो वो ऐसा सोचता है। तो लेकिन है तो नहीं ऐसा। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों को समझने वाले हैं कि आखिर पहले के लोग मूव कैसे करते थे, कहाँ जाते थे और किस लिए मूव किया करते थे। ठीक है, तो द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। तो अर्लीस्ट पीपल जो पहले पुराने वाले जो हमारे लोग थे, तो वो लोग जो है मूव किया करते थे, तो क्यों करते थे और कैसे करते थे, ये चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, जो हमारे बहुत पहले जिनके बारे में हमको जानकारी है, जो पीपल के बारे में, वो है हमारे 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 20 साल, 20 लाख साल पहले। है ना, 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे, तो उन वहाँ तक के हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल चुके हैं कि वो लोग रहते थे और हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। उनको हम लोग हंटर गैदरर्स बोलते हैं। यहाँ पे आगे मेंशन किया हुआ है, आप लोग देखेंगे कि 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन होगा मतलब 20 लाख साल पहले की बात चले। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। आज उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। तो हंटर गैदरर्स, और हंटर गैदरर्स इनको कहते क्यों हैं? देखिए, लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से कि हंटर गैदर इनको क्यों कहते थे। मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि ये लोग ना हंटिंग किया करते थे, एनिमल की हंटिंग किया करते थे, और साथ में जो प्लांट की प्रोड्यूस होते थे उनको कलेक्ट किया करते थे खाने के लिए। तो इसलिए इनको जो है हम लोग हंटर गैदरर्स बोलते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। है ना, जनरली दे हंटेड, ये यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स। ये लोग मछलियाँ पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे। गैदर्ड फूड्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टाक्स एंड एग्स। ये लोग जो है ना, फ्रूट्स होते थे, जो रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, पत्ते हैं, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट किया करते थे और इन्हीं को खाते थे। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग मूव किया करते थे। तो उसके रीजन क्या है, यहाँ पर क्या समझना है हमको? उसके रीजन समझना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर 4 रीजन इस बुक में दिए हुए हैं, इसमें से सबसे पहला रीजन क्या है? इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो देखिए क्या होता था कि पहले तो लोग एग्रीकल्चर करते नहीं थे, है ना, पहले उनके पास स्टोर भी नहीं होता था फूड। वो लोग हंटिंग किया करते थे, या फिर प्लांट के प्रोड्यूस जो भी होते थे, मतलब पत्ते हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके खाते थे। तो जो उनके आसपास की ये चीज़ें होती थी, जो एनिमल्स होते थे, वो ख़त्म हो जाते थे एक पार्टिकुलर टाइम के बाद, क्योंकि वो सभी को हंट करके खा चुके होते थे। तो फिर उसके बाद जब फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, तो उनको फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था फूड को कलेक्ट करने के लिए या फिर हंटिंग के लिए। तो इस वजह से पहला जो रीज़न है आपका यही आ जाएगा कि जो उनके पास फूड की अवेलेबिलिटी थी वो नहीं होती थी, इसलिए उनको मूव करना पड़ता था। उसके बाद हम आते हैं सेकंड रीजन पर। तो सेकंड कौन सा रीजन था? सेकंड रीजन था कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। वो लोग किस लिए मूव करते हैं? वो लोग मूव करते हैं क्योंकि उनको जो है खुद का खाना, जैसे वो लोग कोई जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे ग्रास वगैरह खाएंगे, तो उनकी भी जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा अपने फूड के लिए। या फिर जो कार्निवोर्स हैं, जो इन छोटे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो भी जो है इनके पीछे पीछे इनको हंट करने के लिए इनको भी मूव करना पड़ता था। तो जो ह्यूमंस होते थे, इन्हीं लोगों का शिकार किया करते थे, इन्हीं लोगों को मार कर खाते थे, है ना। तो इन
लोगों के एनिमल्स के पीछे पीछे जो अर्लीस्ट पीपल थे उनको भी मूव करना पड़ता था। तो एक आपका जो है मूवमेंट का कारण ये भी था। अब जो है थर्ड रीजन हम लोग समझते हैं कि थर्ड रीजन क्या था इनके मूवमेंट का। Third, plants and trees bear fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तो देखिए क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं या जो ट्रीज होते हैं तो उनका फ्रूटिंग सीजन सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। जैसे आप देखेंगे कि गेहूं का सीजन कोई अलग है, राइस का सीजन कोई अलग है, बार्ले का कुछ अलग होगा, जो फ्रूट्स होते हैं उनका सबका अलग अलग सीजन होता है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग ऑब्जर्व किया करते थे, तो वो लोग देखते थे कि सबका सीजन अलग है ना। तो जिस जगह पर हैं तो वहाँ पर उनको जब तक फूड की अवेलेबिलिटी है तो जब तक उन चीज़ों का सीजन है तब तक वहाँ पर उनको खाना मिलता था। लेकिन उसके बाद तो फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही पड़ता था, मूव करना पड़ता था। तो तीसरा आपका रीजन ये हो जाएगा। अब आते हैं आपके चौथे रीजन पर कि फोर्थ कौन सा रीजन था जिसकी वजह से वो लोग मूव करते थे। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। क्या? वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो देखिए कोई भी हो, चाहे लोग हों या फिर प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, इन सभी को वाटर की जो है नीड होती है सर्वाइव करने के लिए। अब आज तो हम लोग के पास वाटर की अवेलेबिलिटी है बहुत सारे जगह से है, जैसे कि पाइपलाइन के थ्रू हमें मिल जाता है या फिर बोरवेल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू हमको कहीं से भी वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है, इसलिए हम लोग कहीं भी आज स्टे कर सकते हैं। लेकिन जो पहले के लोग हुआ करते थे तो उस समय पर तो उनके पास ऐसे स्टोर करने के लिए साधन नहीं थे। तो वो लोग क्या करते थे कि ऐसी जगहों पर रहा करते थे जहाँ पर नेचुरल तरीके से वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी। तो ये लोग जो है ऐसी जगहों पर ढूंढा करते थे, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी। देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे कि व्हाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके आंसर राइटिंग वगैरह में काम आती है। तो पेरिनियल और सीजनल, तो इनका मतलब क्या होता है? पेरिनियल का मतलब होता है कि थ्रू आउट द ईयर, जो कोई चीज़ थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल। और सीजनल जो मतलब कि सीजन बाई सीजन होती है। तो क्या है कि while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal। तो कई सारी जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये जो पेरिनियल हुआ करती हैं, मतलब कि पूरे साल ये लोग रहते हैं, मतलब इनमें पानी की अवेलेबिलिटी पूरे साल रहती है। लेकिन जो सीजनल होते हैं तो वो सीजन में तो हरे भरे रहते हैं, मतलब सीजन में तो उनमें पानी रहता है, लेकिन उसके बाद जो है वो सूख जाते हैं। तो अब जब सूख जाएंगे तो इनके किनारों पर जो लोग रहा करते थे तो उनको क्या करना पड़ता था? उनको फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही पड़ेगा पानी के लिए। तो चौथा रीजन आपका ये था मूवमेंट करने का लोगों के, है ना। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, विंटर एंड समर। जो विंटर एंड समर जो ड्राई सीजन्स हुआ करते थे तो उसमें जो है उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझा कि मूवमेंट जो है पहले के लोग किस लिए किया करते थे? चार रीजन से करते थे। कौन कौन से आपके चार रीजन हो जाएंगे? पहला रीजन हो जाएगा कि फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी क्योंकि वो लोग जो है हंटिंग और गैदरिंग करते थे तो वहाँ की फूड अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो वो जो है दूसरी जगह पर जाते थे। दूसरा आपका रीजन है कि जो एनिमल है वो मूव किया करते थे तो उनके पीछे पीछे उनको हंट करने के लिए इनको मूव करना पड़ता था। तीसरा रीजन जो है आपका क्या है? वाटर अवेलेबिलिटी वाला रीजन है ना, कि वाटर के लिए उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। और चौथा आपका रीजन क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ पर सीजनल जो फ्रूट्स होते थे, सीजनल जो प्लांट्स के प्रोड्यूस होते थे उनके लिए इनको मूव करना पड़ता था। अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हमको पता कैसे है इन लोगों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक चीज़ समझेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हमको पास्ट के बारे में जानना है तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से सोर्सेज फर्स्ट चैप्टर में मेंशन किए हुए थे? देखिए पहला था मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? ताम्रपत्र, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि जो पाम की लीफ होती थी उस पर जो लिखे जाते थे, या फिर जो बार्क ऑफ द ट्री, जो मतलब पेड़ की छाल होती थी ना, उस पे जो लिखा जाता था, तो वो एक तरीके से सोर्स की तरह हमारे लिए काम करता है कि पहले क्या होता था क्या नहीं होता था। वो जो हमको मिले हुए हैं तो उनके थ्रू हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। दूसरा नंबर पे आता है आपका इंस्क्रिप्शंस, जो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शन में क्या होता था? जो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, है ना, जैसे कि आपको रॉक्स वगैरह पे कार्व करके लिखे जाते थे। तो ये सारी चीज़ों से भी हमको पास्ट के बारे में पता चलता है। और तीसरा जो था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो था आपका आर्कियोलॉजी।
आर्कियोलॉजी था, उसमें मतलब आप लोग देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल हमको जो एविडेंसेस मिलते हैं, तो उनके थ्रू जो है हमको पास्ट की जानकारी मिलती है, जैसे टूल्स मिल गए हमको, वेपन्स मिल जाएंगे हमको, ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। आर्कियो अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। Archaeologists have found some of the things hunters gathered, made, and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bone. तो देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट का ही जिक्र किया गया है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमको मिले हैं, तो उसके थ्रू इन्होंने क्या देखा कि हंटर गैदरर्स जो है कुछ कुछ चीज़ें बनाया करते थे, उनका इस्तेमाल किया करते थे। उसमें हमको क्या मिला है, उसमें हमको मिला है टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। ठीक है, हमको जो है औजार मिले हैं किसके किसके, स्टोन के, वुड के और बोन के। ये आप लोग देखेंगे, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, जिसमें से स्टोन टूल जो है सबसे ज़्यादा सर्वाइव किए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ स्टोन टूल्स के डायग्राम भी दिए हुए हैं, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट। इनका यूज किस लिए किया जाता था, देखिए स्टोन जो टूल्स होते थे इनका यूज किस लिए किया जाता था, टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। तो इनका किस में यूज किया जाता था, देखिए मीट और बोन वगैरह को कट करने के लिए, या पेड़ की छाल यानी बार्क को स्क्रैप करने के लिए, निकालने के लिए यूज किया जाता था। एनिमल की जो स्किन होती थी ना उसको छीलने के लिए या निकालने के लिए यूज करते थे, और फ्रूट्स रूट्स इन सबको कट करने के लिए भी यूज किया जाता था। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। तो क्या जो ये जो टूल्स होते थे ना, तो कुछ में हैंडल्स भी लगाए जाते थे बोन के या फिर वुड के, और कुछ जो है बस सिर्फ और सिर्फ स्टोन के ही बने होते थे। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वो लोग टूल बनाया करते थे पहले। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. तो देखिए लकड़ियों का भी इस्तेमाल होता था टूल्स बनाने के लिए, हट्स बनाने के लिए, और कुछ जो औजार बनाए जाते थे उनका यूज जो है वुड वगैरह को कट करने के लिए भी किया जाता था। अब आप लोग यहाँ पर जो डायग्राम देखेंगे, तो उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगा कि देखिए इसकी जो है पॉइंटेड टिप्स बनाई हुई है इन्होंने, और जो इसका जो पिछला पोर्शन है इसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाया हुआ है हैंड में ग्रिप के लिए, ताकि उसको अच्छे से पकड़ सकें। और जो ये पॉइंटेड टिप है इसके थ्रू ये लोग जो है डिगिंग का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग इस डायग्राम में, ये लोग डिगिंग का काम कर रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे कि ये जो आपका टूल है उसकी जो टिप है ना वो और भी ज़्यादा पॉइंटेड बनाई हुई है। तो इसका इस्तेमाल जो ज़्यादा पॉइंटेड सी थोड़ा सा नुकीली सी जो टिप बनाई है इसका इस्तेमाल करते थे ये लोग स्टिचिंग के लिए। ये लोग उस समय क्या पहनते थे, ये लोग जो है एनिमल की स्किन वगैरह पहना करते थे, है ना, तो उसी को जो है स्टिच करने के लिए ये लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट, ये वाले जो डायग्राम में है, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, एंड राइट में जो है स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। इन सब के लिए जो है इसका इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब जो है वो लोग रहा कौन सी जगह में करते थे, हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को इस मैप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, और इन जो साइट्स हैं इनको याद भी करना है। धीरे धीरे आपको मैप बना बना करके प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये साइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी कई बार पूछ ली जाती हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए आपको इनको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो पैलियोलिथिक साइट दी हुई हैं, आप लोग यहाँ पर एक सेकेंड आप लोग ये देखेंगे पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक क्या होता है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ पैलियोलिथिक, नियोलिथिक ये सब चीज़ें होती क्या हैं, और उसके बाद मैं आपको इस मैप को जो है एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको एक नई स्लाइड में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। आपका ये आता है एक जो पीरियड था ना पुराना, तो उसको हम लोग पूरा क्योंकि उस टाइम पे स्टोन के जो है टूल्स यूज किए जाते थे। क्या किए जाते थे, स्टोन के टूल्स यूज किए जाते थे। तो स्टोन उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोन एज बोलते हैं। तो जो स्टोन एज है आपका, उस स्टोन एज को हम लोग डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। जो स्टोन एज है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तीन पार्ट्स में। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं, देखिए पहला आपका मिलेगा पैलियोलिथिक। पहला है आपका
पैलियोलिथिक। इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। अब जो है आपका जो, सॉरी, अब जो आपकी दूसरी जो साइट है, दूसरा जो सॉरी टाइम पीरियड है, उसको हम लोग बोलते हैं मीजोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड। इसको हम लोग और एक चीज बोल सकते हैं क्या, मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज। ठीक। और उसके बाद जो आपका तीसरा था, उसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। इसको आप लोग और एक चीज बोल सकते हैं क्या, न्यू स्टोन एज बोल सकते हैं, न्यू स्टोन एज। ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आपको और इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि जो आपका पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज था ना, तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले मैं आपके इसके टाइम पीरियड को बता देती हूँ कि इसका टाइम पीरियड क्या-क्या था। जो पैलियोलिथिक एज था, इसको ये आपको देखने को मिलेगा 20 12 लाख ईयर्स एगो टू 12,000, 12,000 साल पहले तक, 12,000 ईयर्स एगो। ये आप लोग समझ लीजिएगा, ये ईयर्स एगो लिखा हुआ है। ठीक है। और जो आपका मीजोलिथिक था, उसका टाइम पीरियड था 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। तो ये जो आपका मीजोलिथिक पीरियड था ना, ये आपका ट्रांजिशन फेज था, है ना। पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के जो ट्रांजिशन का फेज था, उसी को हम लोग बोलते हैं मीजोलिथिक। और ये जो आपका नियोलिथिक है, इसका टाइम पीरियड था 10,000 ईयर्स एगो टू 6,000 ईयर्स एगो। अब देखिए इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ना, वो भी मैं आपको रफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो आपका पैलियोलिथिक फेज है, पैलियोलिथिक को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से वो 3 पार्ट हैं, देखिए। पहला जो है अपर अपर पैलियोलिथिक एज, दूसरा है आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा है आपका लोअर पैलियोलिथिक एज। यहाँ पर आप लोग इस चीज को यहाँ पर आप लोग लोअर लिखेंगे। जो पहला फेज था उसको लोअर बोलते थे, और जो लास्ट था पैलियोलिथिक का, उसे हम लोग अपर बोलते थे, अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक। अब देखिए इसमें इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो स्टोन के टूल्स होते थे ना, इसमें जो स्टोन के टूल्स होते थे, वो कैसे होते थे, कोर टूल्स होते थे, कोर टूल्स और फ्लेक टूल्स हुआ करते थे। फ्लेक यानी जानते हैं ना आप लोग, जब आप स्टोन टूल्स कोर कोर टूल्स बनाते थे ना, उसमें से जो तोड़ने पर निकलते हैं ना पतले पतले से फ्लेक्स, तो उन्हीं के जो टूल्स बनाया करते थे ये लोग। तो ये जो है आपको मिडिल पैलियोलिथिक एज में मिला करते थे, तो ये फ्लेक टूल्स होते थे। ठीक। अब आप देखेंगे अगर मीजोलिथिक, तो उसमें अगर हम स्टोन के टूल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है कि ये जो स्टोन टूल्स थे, इनको हम लोग बोलते थे माइक्रोलिथ्स। इसको हम लोग बोलते थे माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स का क्या मतलब होता है कि बहुत ही छोटे छोटे से हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे। जैसे
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ कि जैसे आपका ये सिकल शेप का कोई इन्होंने टूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये लोग क्या करते थे कि ऐसे छोटे छोटे जो स्टोन के है ना, ये लगा देते थे सिकल पर। तो इससे जो है लोग बारीक बारीक काम कर पाया करते थे। इस तरीके के माइक्रोलिथ्स होते थे। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे कोई सा इन्होंने टूल बनाया है जैसे, और फिर इसी में इन्होंने ऐसे ऐसे करके ये छोटे छोटे स्टोन्स लगा दिए। तो इस तरीके से लोग माइक्रोलिथ मतलब बहुत छोटे छोटे से टूल्स का यूज किया करते थे। अब उसके बाद जब आप नियोलिथिक पे आएंगे, नियोलिथिक में अगर हम बात करेंगे स्टोन टूल्स की, इस टाइम पे आपका जो स्टोन टूल्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो गए थे। स्टोन टूल्स जो थे वो अपग्रेड हो गए थे। क्या अपग्रेड हुए थे? सबसे पहले तो था कि पॉलिश्ड होते थे, ये पॉलिश्ड टूल्स हुआ करते थे। दूसरा नंबर में आपको क्या मिलेगा कि जो है इनकी एजेस होती थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती थी, शार्प एजेस हुआ करती थी इनकी। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर सकते हैं। ये स्टोन एज में हम लोग पढ़ेंगे, बट ये छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपकी बार बार मेंशन किया रहेगा, तो आपको एक पूरा ब्रॉड मैप बना के मैंने इसलिए समझा दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे समझ में आए चीज़ें सारी की सारी। ठीक है, तो इसके अलावा भी ये लोग क्या यूज़ करते थे, जैसे मॉर्टर पेसल ये सब चीज़ें भी यूज किया करते थे। मॉर्टर एंड पेस्टल्स ये सब ये चीज़ें यूज करते थे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या शुरू कर दिया था। यहाँ के जो आपको लोग देखने के लिए मिलेंगे तो ये जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट कर चुके होंगे, एग्रीकल्चर। और क्या करेंगे ये लोग, सेटल्ड लाइफ यानी विलेज वगैरह में ये लोग रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर करेंगे और एग्रीकल्चर के लिए इनको सेटल्ड लाइफ रहना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो लोग होंगे मीजोलिथिक में, देखिए ये मीजोलिथिक का है ना, मीजोलिथिक में क्या होगा कि यहाँ पर जो लोग होंगे तो वो लोग जो है अब क्या करेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। ये लोग क्या बन जाएंगे, हंटर्स एंड हर्डर्स बन जाएंगे, हंटर्स एंड हर्डर्स। ठीक है ना, ये लोग हंटर्स एंड हर्डर्स बन जाएंगे। आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे पैलियोलिथिक जो पहले वाला फेज है, तो यहाँ पर क्या करते थे लोग, यहाँ पर आपका दिया भी था अभी, आप मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे। तो क्या थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये ओवरऑल मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि स्टोन एज को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया, क्योंकि बार बार यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आएंगी कि पैलोलिथिक चीज़ें क्या है, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि देखिए पहले जो ये आपका है पैलोलिथिक एज है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसको किस तरह से और डिवाइड किया गया है, स्टोन के टूल्स सबके मैंने बता दिए कि किस किस तरीके के होते थे। और इसके अलावा यहाँ के लोग होते किस तरीके से, मतलब हंटिंग गैदरिंग करते थे, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और हंटर्स और हर्डर्स होते थे, और यहाँ पर एग्रीकल्चर और ये आपका सेटल्ड लाइफ जो है स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सब चीज़ें समझ लिया। अब मैं आपको पूरी तरीके से मैप चल के समझा देती हूँ। यहाँ पर एग्रीकल्चर, यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से मैप समझा दे रही हूँ। ये आपका आएगा, देखिए ये साइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब आपको मैंने स्टोन एज भी कम्प्लीटली समझा दिया है, तो आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पैलियोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक साइट्स में आप देखेंगे कि आपको मिलेगा ये, देखिए जो ट्रायंगल्स है, कुरनूल केव्स, ये आपका कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपकी भीम बेटका, ये कहाँ मिलेगी, आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे हंसगी, ठीक है, ये आपको देखिए कृष्णा रिवर के किनारे पर मिले। जितने भी ये साइट्स हैं सारी सारी लगभग रिवर के किनारे ही मिलेंगी। क्यों, क्योंकि उन लोगों को
ऐसी ही जगह पर रहा करते थे जहाँ पर इनको पानी की अवेलेबिलिटी होती थी, है ना? अब उसके बाद देखिए आप नियोलिथिक साइट्स को भी आप लोग यहीं पर देख लीजिए। ये सारी साइट्स आपको याद करनी है लगभग, जो मैं आपको हाइलाइट करके बता रही हूँ। तो जो नियोलिथिक साइट्स हैं आप लोग इनको देख लीजिए। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसको मैं अलग कलर से हाइलाइट कर देती हूँ आप लोग के लिए। जो बुरजा होम, देखिए बुरजा होम ये जम्मू और कश्मीर में है। यहाँ पे आपको पिट डुअल्स पिट हाउसेस मिलेंगे, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा आपको देखिए मेहरगढ़, ये आज की डेट में पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा। ये चिरान, कोल्डिहवा, महागरा, और इसके अलावा ये आपकी दूसरी मेगालिथिक साइट्स आ गई। ये यहाँ पर आपको हल्लूर और पय्यमपल्ली दो साइट्स आपकी और मिल गई। ठीक है, ये सारी आपकी कौन सी साइट्स है, नियोलिथिक, जहाँ पर एग्रीकल्चर होने लगा था, जहाँ पर लोग सेटल्ड लाइफ में मतलब रहने लगे थे, घर बना हट्स बनाने लगे थे, उनके हाउसेस बनाने लगे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया हुआ है मेगालिथिक साइट। अब मेगालिथिक साइट आप जानते हैं, मेगालिथ्स भी आप लोग नहीं जानते होंगे। देखिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्या होता है। मेगालिथ्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका साउथ वाला जो हमारा पोर्शन है इंडिया में, ये मेगालिथ जो है साउथ में ही मिलते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मगिरी है, मस्की है, ये साइट्स हैं जहाँ पर हमको मिलते हैं। तो ये जो ग्रेव्स होती है ना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, ग्रेव। ग्रेव जहाँ पर जो डेड बॉडीज होती थी उनको रखा जाता था, तो ये जो है ग्रेव्स। तो ग्रेव्स के जो चारों ओर है, तो बहुत बड़े बड़े से स्टोन रखे जाते थे। तो ये जो बड़े बड़े से स्टोन होते थे, इनको हम लोग बोलते थे मेगालिथ्स। क्या बोलते थे, मेगालिथ्स। और ये जो साइट्स होती हैं, उन्हीं को हम लोग को क्या बोलते हैं, मेगालिथिक साइट। मेगालिथ्स, ये आपको क्या मिल जाएंगे, मेगालिथ्स। ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग देखेंगे अर्ली विलेजेस। जब अर्ली विलेजेस देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिलेगी, इनाम गांव। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनाम गांव। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में इनाम गांव। तो ये है एक जो विलेज के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, अर्ली विलेजेस। और उसके अलावा मॉडर्न सिटीज़, तो इसको तो आपको पढ़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक, तो चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, मैप आपने देख लिया। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड with red triangles are sites from which archaeologists have found evidences of hunter gatherers। क्या उनको मिला है, हंटिंग गैदरिंग वाले। हंटिंग गैदरिंग कौन से पीरियड में रहते थे, आप जानते हैं ना, पैलियोलिथिक में। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये लोग कब रहा करते थे, पैलियोलिथिक में रहा करते थे। तो पैलियोलिथिक साइट के जो हंटर गैदरर्स थे, इनकी ये साइट्स आपको दी हुई हैं, भीमबेटका, हंसगी, कुरनूल केव्स, ये सब। तो इसके अलावा क्या है कि ओनली सम ये मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। ये भी देखा आप लोगों ने कि जो वाटर नर्मदा रिवर हो गई या कृष्णा रिवर, इसी के आसपास ये सारी साइट्स लोकेटेड हैं। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। अब चूंकि ये लोग स्टोन के टूल्स बनाने लगे थे, क्या बनाने लगे थे, स्टोन टूल्स बनाने लगे थे, तो इसलिए इनको ये था कि अब ये लोग ऐसी जगहों पर रहना प्रेफर करते थे कि जहाँ पर इनके स्टोन की क्वालिटी अच्छी मिल सके, ताकि ये लोग जो है वो स्टोन मतलब अच्छे से अच्छे टूल्स बना सकें। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन आपको पेंटिंग देखने के लिए मिलेगी। अब ये इसका यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए उस समय क्या होता था कि लोगों के पास घर तो रहा नहीं करते थे, लोग बस हंटिंग गैदरिंग करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर जा जा करके रहा करते थे कुछ दिन के लिए, फिर दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो ये लोग जब रैन होती थी या फिर ऐसे कोई मतलब जानवरों से बचना होता था, या बहुत गर्मी होती थी, ठंडी होती थी, ये सब चीज़ों से बचने के लिए ये लोग ना जो नेचुरल जो केव्स हैं, रॉक कट्स, रॉक केव्स होती हैं, रॉक शेल्टर्स जो होते हैं, जो नेचुरल तरीके से बने होते हैं, तो ये लोग वहीं जा करके रहा करते थे, रुक जाया करते थे इन सब से बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जब ये लोग लंबे समय के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये लोग क्या करते थे कि जो देखिए आप अगर आज पेंटिंग बनाएँगे तो वही बनाएँगे जो चीज़ें आप लोग देखेंगे अपने आस-पास, है ना? तो इसी तरीके से वो लोग भी क्या करते थे कि ऐसी ही पेंटिंग बनाया करते थे जो उस समय होती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपको हिरण दिखेगा जो कि भाग रहा है, और जो एक ह्यूमन है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मतलब एक तरीके का एविडेंस है जो शो कर रहा है कि उस समय पर लोग हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। और ये कहाँ की पेंटिंग है, ये आपको भीमबेटका की पेंटिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, भीमबेटका है कहाँ पर, भीमबेटका है आपका जो है मध्य प्रदेश में।
भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका, तो वहीं पर जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिले हैं ये सारे पेंटिंग वगैरह के, पैलियोलिथिक एज से लेकर के बाद तक के। तो दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल चोज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। ये देखिए यहाँ पे दिया है कि रेन, हीट, विंड, इन सबसे इनको प्रोटेक्शन मिलती थी। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ये नर्मदा वैली के पास में थे। ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि ये लोग यूजुअली ऐसी ही जगहों पर रहा करते थे। अब एक चीज़ आप लोग देखेंगे, हम लोग बार बार मेंशन कर रहे हैं साइट साइट, तो यहाँ पर आपको ये भी चीज़ जानने की ज़रूरत है कि साइट मीन्स होता क्या है आखिर, है ना। साइट्स मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। मतलब ऐसी जो जगहें हैं जहाँ पर हमें कोई भी एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे टूल्स मिल गया, वेपन्स मिल गया, बिल्डिंग मिल गया, या कोई भी सामान जो हमको मिलेगा किसी जगह पर, तो उसी जगह को हम लोग साइट बोलते हैं। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर लोग जो है रहते थे, जो जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते थे उनको बनाते थे, यूज़ करते थे, और उसके बाद वो लोग तो चले गए। अब ये सारी चीज़ें है ना ज़मीन में दब गई या कहीं रह गई, सरफेस पे मिल गई, कहीं भी मिल गई, तो ये साइट्स कहलाएंगी। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब सरफेस पे मिल सकती हैं। बरीड अंडर द अर्थ, यानी जो धरती के अंदर भी जो है कहे ना, कई बार जो है बहुत पुराने एविडेंसेस धरती के नीचे जब हम डिग करते हैं तो हमें मिलते हैं, तो वो बरीड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, या फिर कई बार वाटर के अंदर भी। अब वाटर के अंदर कैसे मिल सकती हैं, देखिए जरूरी नहीं है ना कि आज से लाख साल पहले भी वाटर रहा हो जहाँ पर आज वाटर है ना। हो सकता है कि आज यहाँ पर वाटर बह रहा है, मतलब रिवर है या फिर लेक है या कुछ है, पर उस समय पर हो सकता है कि प्लेन ऐसे लैंड रही हो जहाँ पर लोग रहा करते थे, है ना। तो इस वजह से हमको अंडर वाटर भी कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब उस समय पर लोगों को फायर के बारे में पता था, ये चीज़ हम जाने कैसे कि फायर के बारे में पता था, तो हमको ना एविडेंस मिलते हैं। जो अभी आपको मैंने पैलियोलिथिक साइट एक बताई थी, कुरनूल केव्स, आंध्र प्रदेश में, मैंने आपको हाईलाइट भी किया हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो जो कुरनूल केव्स है वहाँ पर हमको क्या मिला हुआ है, कुरनूल जो साइट है वहाँ पर एस माउंट्स मिले हैं। एस माउंट्स मतलब राख के बड़े बड़े से ढेर मिले हुए हैं। उनसे हमको क्या पता चलता है, अब अगर हमको राख के बड़े बड़े ढेर या टीले मिलेंगे तो उसका मतलब कि उस समय पर फायर थी, उस समय पर लोग फायर से अवेयर थे, फायर को जानते थे। ट्रेसेज ऑफ एस, ये देखिए एस हैव बीन फाउंड हियर, कुरनूल पे, ये कुरनूल। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, मतलब उनको यूज करना पता था फायर का। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, मतलब कई सारी चीज़ों के लिए हो सकता है उन्होंने इस्तेमाल किया हो। कई सारी चीज़ें मतलब वो क्या हो सकती हैं, देखिए एज ए सोर्स ऑफ लाइट, या तो लाइट के सोर्स की तरह, या तो कुकिंग फूड या रोस्ट मीट, ये सब है, मतलब कुक करने के लिए कुछ भी वो लोग इस्तेमाल किया करते होंगे। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और तीसरा नंबर है कि वो एनिमल्स को डराने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। फिर उसके बाद आता है नेम्स एंड डेट्स। अब ये इस सब में वही सब एक्सप्लेन किया होगा, ये सब में वही सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो मैंने अभी आपको स्टोन एज में बताया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. सबसे पहले का जो पीरियड था उसको पैलियोलिथिक बोलते थे, ये मैंने आपको बताया है। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक। अच्छा, ये ग्रीक, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, ग्रीक वर्ड से हुई है। कौन कौन से, पैलियो और लिथोस। पैलियो का क्या मतलब होता है, ओल्ड, और लिथोस का क्या मतलब होता है, स्टोन, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं पैलियोलिथिक को, ठीक है। तो द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। अब स्टोन टूल्स के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है, यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। ये टाइमलाइन मैंने आपको पहले दे दी है, तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है, तो ध्यान से पढ़िएगा। 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. ये भी मैंने आपको बताया है कि 3 पार्ट में Paleolithic एज को डिवाइड किया गया है। This long span of time covers 99% of human history. The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic. देखिए क्या हुआ था ना कि जो पैलियोलिथिक के बाद, मतलब आज से लगभग 12,000 साल पहले, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया था। क्या चेंज होने लगा था, देखिए पहले थी हमारी ना, पहले आपकी आइस एज थी। आइस एज में मतलब पूरे जगह आइस रहा करती थी, उसको हम प्लीस्टोसीन कहते थे।
अब फिर उसके बाद जो मीजोलिथिक एरा यानी 12,000 ईयर्स अगो जो है धीरे-धीरे वार्म कंडीशंस आने लगी, जिससे आइस मेल्ट होने लगी। तो इस पीरियड को हम लोग कहते हैं होलोसीन पीरियड। तो वही यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो कॉल्ड मीजोलिथिक। मीजोलिथिक मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। मिडिल स्टोन एज स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, मतलब बहुत छोटे-छोटे से यहाँ पे स्टोन टूल्स होते थे इस पीरियड में, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इसको चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, माइक्रोलिथ्स ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है? एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कभी-कभी, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। इसके बाद है माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। ये मैंने आपको डायग्राम बनाकर भी बताया हुआ है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि सिकल्स वगैरह में मतलब इन छोटे-छोटे जो टूल्स बनाए थे तो उनको जो है ये लोग स्टक कर देते थे और फिर उनका इस्तेमाल करते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वैराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी, मतलब जो पहले बनते थे ना टूल्स वो भी यूज़ किए जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि नए टाइप के माइक्रोलिथ्स आ गए तो हमने पुराने को बिल्कुल इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया, नहीं। पहले वाले भी पूरे इस्तेमाल किए जाते थे और ये नए टाइप के जो है इन्वेंशन है एक तरीके की। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, मतलब 10,000 साल पहले के बाद से इज नोन एज द नियोलिथिक। मैंने बताया लगभग 6,000 साल पहले तक का समय नियोलिथिक के नाम से जाना जाता है, या फिर न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस यू विल। ये तो मैंने आपको जो है साइट्स हैं जो नियोलिथिक वो भी मैंने आपको दिखाई हुई हैं, तो वो आप लोग मैप के थ्रू देखे हैं। उसके बाद देखिए अब चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट चेंजिंग के बारे में बताया है, जो प्लेस्टोसीन से होलोसीन यानी आइस एज से जो वार्म कंडीशन डेवलप हुई थी उसके बारे में बताया हुआ है। अब उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उससे फ्लोरा फौना, मतलब जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं, फ्लोरा फौना यानी जो एनिमल्स वगैरह हैं उनमें भी क्या चेंजेस आते हैं, और उससे जो है हमारे ह्यूमंस हैं उनमें क्या चीज़ें मॉडिफिकेशंस आते हैं, ये हम देखते हैं। अराउंड 12,000 ईयर्स ago देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। जो क्लाइमेट था उसमें बहुत ही मेजर चेंज हुआ, ठीक है? तो क्या हुआ? विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन इन मेनी एरियाज, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड। तो क्या हुआ यहाँ पे चेंजेस हुए, और चेंजेस में क्या हुआ कि जो इनका जो ग्रासलैंड वगैरह है वो डेवलप होने लगे क्योंकि वार्म कंडीशन आने लगी, ठीक है? वार्म कंडीशन की वजह से ग्रासलैंड डेवलप होंगे। अब जब ग्रासलैंड डेवलप हो रहे हैं तो उससे क्या हुआ? दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। सर्वाइव्ड ऑन ग्रास इसका क्या मतलब? मतलब है कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं ना, जो मतलब ये ग्रास वगैरह खाते हैं, तो ये जो है इनकी संख्या बढ़ने लगी। अब आप देखेंगे कि जो जब फूड अवेलेबिलिटी बढ़ेगी किसी की भी हो, चाहे वो एनिमल्स की हो या फिर ह्यूमंस की हो, जितनी फूड अवेलेबिलिटी होगी उसी के अनुसार पॉपुलेशन भी ग्रो करती है। तो अब अगर ग्रासलैंड बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इसका मतलब है कि जो एनिमल की जो संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो यही बता रहे हैं वहाँ पर कि जो हर्बीवोर्स थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। तो क्या हुआ? देखिए अगर ये हर्बीवोर्स बढ़ेंगे तो कार्निवोर्स भी बढ़ेंगे। कार्निवोर्स यानी जो हर्बीवोर्स, जो छोटे एनिमल्स को जो खाते हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह हो गए, तो ये सब इनको खाते हैं तो इनकी संख्या भी बढ़ेगी। और ह्यूमन क्या करते थे? ये सभी जानवरों को हंट करते थे और फिर खाते थे। तो अब क्या है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो लोग क्या करते थे? अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबको मार के खा जाएँगे, है ना? तो कुछ को खाएँगे। बाकी जो बचे हुए हैं तो उनको ये लोग ऑब्ज़र्व किया करते थे, देखते थे कि ये जानवर क्या चीज़ खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ पर जो है घूमते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये लोग ऑब्ज़र्व किया करते थे। इनका ब्रीडिंग सीज़न क्या है ये भी देखते थे। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. तो इससे क्या हुआ कि ये जो ऑब्जर्व करते थे तो इससे इनको खुद भी आइडिया लगा, इनके दिमाग में भी आइडिया है कि ये लोग भी इनको पाल सकते हैं। क्यों? जैसे अब पता है कि ग्रास खा रहे हैं तो पता चले इन्होंने अपने किसी को डोमेस्टिकेट कर लिया, तो फिर उसके बाद ये लोग जाएंगे ग्रासेस वगैरह लेके आएंगे, उनको दे देंगे तो वो एनिमल खाते पीते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने से उनको खुद भी आइडिया मिला कि ये लोग खुद इनको पालन कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है कि beginning of farming and herding. This was also a time when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. अब क्या हुआ कि फार्मिंग यानी जो है एक तरीके से आप देखें कि एग्रीकल्चर वगैरह की स्टार्टिंग कैसे हुई, यहाँ पर हमको ये चीज़ समझना है कि एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग कैसे हुई, और हर्डिंग यानी जो एनिमल्स को जो ये लोग रखने लगे थे और उनको प्रोटेक्ट करने लगे थे, तो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ।
तो दिस वाज आल्सो टाइम जब क्या हुआ कि ग्रेन बेयरिंग एनिमल ग्रेन बेयरिंग जो ग्रासेस थी, यानी जो आपका व्हीट है, जो क्रॉप्स होती है ना, व्हीट है, बार्ले है, राइस है, ये सब भी ग्रो करना स्टार्ट हुआ क्योंकि कंडीशन वार्म हो गई थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये सब जब ग्रो करने लगा ना, तो लोग क्या किए, इनको कलेक्ट करने लगे। मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रो एंड व्हेन दे राइपेंड। तो इनको जो है ये लोग कलेक्ट करने लगे और इनको ऑब्जर्व करने लगे कि क्या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे ग्रेन्स उग रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और इसके अलावा ऐसे कितना टाइम लग रहा है इनको पकने में, राइप होने में। और इसके अलावा ये भी देखते थे कि जो है इनका टाइम वो क्या है, सीजन कौन सा है, कौन से सीजन में कौन सी चीज़ ग्रो कर रही है। तो ये सब चीज़ें ये लोग बहुत ही आराम आराम से ऑब्जर्व कर रहे थे। एक छोटे टाइम पीरियड की बात नहीं, बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात होती है। तो दिस में हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। तो इससे उनको आइडिया मिला, उन्होंने देखा होगा कि भाई ये जो सीड्स हैं, अगर कहीं कोई सीड गिर गया तो उससे एक नया प्लांट ग्रो हो जा रहा है। तो उससे उनको आइडिया आया होगा कि भाई ये सीड तो हम खा भी सकते हैं और इसको हम लोग ग्रो भी कर सकते हैं। तो इससे उनको खुद ये आइडिया आया कि भाई हम इससे एग्रीकल्चर की शुरुआत कर सकते हैं, और इसी तरीके से वो लोग फिर क्या बन गए, फार्मर्स बन गए। एग्रीकल्चर की धीरे धीरे स्टार्टिंग हो गई। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters। अब देखिए क्या हुआ, अब उनके पास फूड अवेलेबिलिटी तो खूब ज़्यादा है ही, तो वो लोग एनिमल को हंट भी थोड़ा कम करेंगे। अब उनके पास अगर दूसरी चीज़ें, सीड्स वगैरह सब खाने के लिए, ग्रेन्स हैं, तो फिर वो लोग एनिमल्स को थोड़ा कम हंट करते थे। तो क्या होता था कि अब एनिमल का अंदर का भी डर खत्म हो रहा था कि जो है वो उनको मार नहीं रहे हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे जो खाना बच गया तो कहीं पड़ा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, कहीं ऐसे, तो एनिमल उनको खाने के लिए आ जाते थे। तो इस तरीके से तो उन लोगों के बीच में थोड़ा-सा ये हुआ कि एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के प्रति जो डर था वो खत्म होने लगा। तो इसके थ्रू क्या हुआ, धीरे-धीरे टेमिंग स्टार्ट हुई, मतलब डोमेस्टिकेट करना धीरे-धीरे ये लोग शुरू करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज़ द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि सबसे पहला जो एनिमल जो टेम किया गया था वो कौन था, तो ये था आपका डॉग। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे क्या है, लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। तो वो लोग कैसे एनिमल को पालना पसंद करते थे, जो जेंटल होते थे थोड़ा सा, उनको अपने आसपास आने देते थे और उन्हीं को धीरे धीरे फिर रेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। दीज एनिमल्स सच एज सीप, गोट, कैटल, आल्सो पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। और ये सब ग्रास ही खाते थे। तो क्या हुआ, पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स। तो क्या हुआ, अब अगर ये लोग खुद इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रियरिंग कर रहे हैं, तो ये दूसरे एनिमल को तो नहीं खाने देंगे ना, उनको तो प्रोटेक्ट किया करते थे दूसरे एनिमल से भी। ताकि अब इनको पालते किस लिए थे, पालते थे ताकि जब उनके पास ग्रेन्स ना हो, जब उनके पास एनिमल ना हो कोई हंट करने के लिए, खाने के लिए कोई चीज़ ना हो, तो ये लोग इन्हीं जो जिनको पालते थे उन्हीं में से किसी को मार के खा लिया करते थे। तो इस चीज़ के लिए ये लोग इनको प्रोटेक्ट किया करते थे। ठीक, तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे हम इस चीज़ को जानेंगे। Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often, plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. क्या होता है, देखो, जब लोग प्लांट को ग्रो करना शुरू करते हैं, एनिमल्स को देखभाल करना शुरू करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कर, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जिनको हम लोग डोमेस्टिकेट करते हैं, तो वो वाइल्ड जो वैरायटी होती है उससे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते जाते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, उनकी फूड हैबिट चेंज हो, फूड हैबिट यानी चेंज होने का मतलब है कि उनको अब इतने अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। पहले जब वो ऐसे खुले में घूमते हैं, तो उनको जो है अपने से जो बड़े हैं, जो इनका शिकार कर सकते हैं, उनसे भी डर डर के रहना पड़ता था। जो दूसरे जानवर हैं उन्हीं की वैरायटी के, उनसे भी डर के रहना पड़ता था, कभी उनको झगड़ा करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें की वजह से थोड़ा अग्रेसिव रहते थे। पर अभी क्या है कि ये लोग जो है घर पे रह रहे हैं आराम से, इनको घर में बैठे बैठे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, तो ये लोग थोड़ा जेंटल होते चले जाएंगे, इसलिए इनकी वैरायटी में चेंज आ जाएगा। दिस इज बिकॉज people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain। और जो लोग भी चूज़ किया करते थे, तो वो भी अच्छी से अच्छी वैरायटी चूज़ करने का प्रयास करते हैं। जैसे आज भी आप लोग देखेंगे कि हाइब्रिड सीड्स वगैरह हैं, हाइब्रिड एनिमल, तो ये सब क्या है, जो अच्छे से अच्छा क्वालिटी होगी ना, उन चीज़ों को ही हम लोग सोचते हैं कि आगे हम लोग ग्रो करें, उन चीज़ों को ही बचा कर रखें,
प्रोटेक्ट करके रखें। तो उस समय भी जो नेचर में चीज़ें मिलती थी तो उसमें से जो अच्छे से अच्छी चीज़ें होती थी तो उनको वो लोग प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया करते थे। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same quality। अब वो लोग देते थे जिस वाले वैरायटी के प्लांट वैरायटी के जो ग्रेन्स है वो ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो उनको वो लोग प्रिजर्व कर लेते थे और उन्हीं को आगे सो किया करते थे जिससे कि जो उनकी क्रॉप होगी तो उसमें अच्छे अच्छे उनको ग्रेन्स खाने के लिए मिलेंगे। तो एमंग्स एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। और ब्रीडिंग के लिए भी जो सिलेक्ट करते थे वो जेंटल जो होते थे, जो शांत प्रवृत्ति के थोड़ा अच्छे एनिमल्स होते थे उन्हीं को वो लोग चूज किया करते थे। तो एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो इसी के कारण धीरे धीरे करके जो ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो वाइल्ड एनिमल के कंपेरिजन में थोड़ा डिफरेंट होने लगे, प्लांट्स जो है वाइल्ड प्लांट्स की कंपेरिजन में डिफरेंट होने लगे। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड। आप लोग देखेंगे, आज भी आप लोग देखेंगे कि वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं उनके जो सींग हॉर्न्स होते हैं और जो उनके दांत वगैरह होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं डोमेस्टिकेटेड के कंपैरिजन में। आप लोग यहाँ पर भी एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये जो है वाइल्ड एनिमल का टीथ है और ये जो है छोटा वाला ये डोमेस्टिकेटेड का टीथ है। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ग्रेजुअल धीरे धीरे लोग शुरू कर रहे थे, डोमेस्टिकेशन अलग अलग पार्ट में शुरू हो चुका था। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स ओल्ड, 12,000 साल पहले पैलेयोलिथिक के बाद जो है लगभग मीजोलिथिक में शुरू हुआ था। ये मैंने आपको मीजोलिथिक में स्पेशली मेंशन भी किया है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये आप लोग देखिएगा उसको और उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। जो है व्हीट बार्ले, जो सबसे पहले जो प्लांट मतलब डोमेस्टिकेट किए गए थे तो उसमें से व्हीट एंड बार्ले कुछ हैं। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं उनमें से कुछ हैं सीप, गोट, ये सब चीज़ें। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ। न्यू वे ऑफ लाइफ, अब न्यू वे कैसे हो जाएगी, क्या होगा कि अब एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा। अब लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि हम खुद प्लांट ग्रो कर सकते हैं तो वो लोग खुद ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो वो लोग फार्मर बनेंगे। अब जब वो लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो उनको एक जगह पर रहना भी पड़ेगा। जब उनको रहना पड़ेगा तो वो लोग नए नए घर बनाना शुरू करेंगे, हट्स बनाएंगे। तो ये इस तरीके से एक तरीके की सेटल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो अब चलिए इसको पढ़ते हैं, न्यू वे ऑफ लाइफ। इसमें क्या आएगा, इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। भाई कोई भी आप सीड अगर ग्रो कर मतलब सो करके आते हैं तो उसको पूरा तरीके से तैयार होने में समय लगता है। दिस में बी फॉर सेवरल डेज, या तो कई दिन या वीक्स या मंथ्स या फिर कई साल भी लग सकते हैं, कुछ कुछ क्रॉप्स में देखेंगे। तो व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन्स दैट दे हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उनको स्टे करना पड़ता था एक ही जगह पर लंबे समय के लिए। किस लिए, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, इनकी देखभाल करने के लिए, इन प्लांट्स की, इनको वाटरिंग, इनको पानी देने के लिए, इनकी वीडिंग करने के लिए, मतलब जो खरपतवार वगैरह होती है वो हटाने के लिए, ड्राइविंग अवे एनिमल्स बर्ड्स वगैरह को भगाने के लिए, जब तक कि इनके ग्रेन जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और फिर इन ग्रेन्स को जो है बहुत ही केयरफुली यूज करना पड़ता था। तो अब इनको जो ग्रेन है इनको स्टोर करने के लिए भी चाहिए होता था कुछ, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। देखो सीड के लिए भी स्टोर करना पड़ता था और खाने के लिए भी। भाई ऐसे तो नहीं है ना कि सारे ग्रेन उन्होंने कलेक्ट किए और एक बार में खा गए, उनको आगे के लिए स्टोर करना पड़ता था। तो पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, तो वो लोग सोचते थे कैसे हम लोग स्टोर करें। तो इस तरीके से धीरे 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 जब उनको ज़रूरत लगी तो उन्होंने क्या किया, शुरू किया पॉट्स बनाना। ठीक है, क्ले पॉट्स वगैरह ये लोग बनाने लगे धीरे धीरे, बास्केट्स बनाने लगे, डग पिट्स, पिट्स वगैरह मतलब जमीन में ना गड्ढे खोद करके उसमें ये लोग क्या करते थे, ग्रेन्स को स्टोर कर लिया करते थे। तो इस तरीके से पॉटरी वगैरह की भी शुरुआत आप लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है स्टोरिंग एनिमल्स, इसका क्या मतलब है। Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. देखिए एनिमल्स जो है, पहली बात, अब ये क्या है, स्टोर होता था इनके एक तरीके से फूड का। अब ये कैसे होता था, आप लोग देखेंगे कि एनिमल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने 2 4 5 6 कुछ ऐसे एनिमल्स आपने रख लिए। अब वो लोग में खुद ही रिप्रोडक्शन होकर के ये लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर इनकी देखभाल अच्छे से की जा रही है तो आप लोग देखेंगे कि ये लोग से हमको मिल्क भी मिलेगा, इसके अलावा जो मीट है वो भी मिलेगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलता था। व्हेन एवर
रिक्वायर्ड, जब भी उनको ज़रूरत होती थी। तो क्या हुआ कि इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, तो स्टोर ऑफ फूड की तरह ये लोग इस्तेमाल कर सकते थे। जब भी इनको ज़रूरत हो तो ये लोग जो है इन एनिमल्स का इस्तेमाल कर लेते थे। तो इस तरीके से ये एक तरीके से इनका फूड का स्टोरेज था। अब आगे आते हैं कि फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टाइम जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, वो कैसे हुए और कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की। तो यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, ब्लू स्क्वायर मतलब नियोलिथिक साइट्स की यहाँ पे बात कर रहा है, किसकी, नियोलिथिक साइट की। और नियोलिथिक साइट में मैंने आपको बताया है, जैसे कि बुरजा होम था जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि आपका मेहरगढ़ था पाकिस्तान में, जैसे आपका मिल जाएगा ये पयमपल्ली वगैरह मिल जाएंगे, या फिर आपका चिरान वगैरह है, दाऊजली हेडिंग है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सारी जो है साइट्स मैंने आपको मैप में हाईलाइट किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो ये जो नियोलिथिक, मैंने जो आपको स्लाइड में अलग से स्टोन एज के बारे में बताया है, वहाँ पे मैंने नियोलिथिक में अलग से मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है नियोलिथिक साइट में। तो वही यहाँ पे हुआ है कि एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स हमको नियोलिथिक साइट से मिलते हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में जगह जगह पर ये साइट्स मिलती हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट में, कुछ इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट में। आपको एक कौन सी मिलेगी, मेहरगढ़। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, कश्मीर में आपको कौन सी है, बुरजा होम। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ईस्ट में आपको कौन सी मिलेगी, जो मैंने आपको दाऊजली हेडिंग बताई। साउथ इंडिया में आपको पयमपल्ली वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। तो यहाँ पर लोग जो है फार्मर्स एंड हर्डर्स रहते थे, इसके लिए क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो है एविडेंस देखते हैं प्लांट के और एनिमल बोन्स के। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। तो वहाँ लोगों को क्या मिला है, बर्न्ड ग्रेन्स मिले, जले हुए जो है अनाज के टुकड़े मिले हैं। दीज में हैव बीन बर्न्ट, या तो एक्सीडेंटली जल गए होंगे या तो लोगों ने जलाया होगा, बट यहाँ पे ग्रेन मिले हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर ये लोग ग्रेन उगाया करते थे। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवरों की जो है हड्डियां भी, बोन्स भी जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, यानी सेटल्ड लाइफ ये लोग कैसे शुरू कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया है कि अगर एग्रीकल्चर कोई करेगा तो उसको वहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई भी क्रॉप को तैयार होने में समय लगता है। अब उनकी उसकी देखभाल करने के लिए उनको तो उसी जगह पर रहना पड़ेगा ना, वो लोग क्रॉप को छोड़कर नहीं जा सकते। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेज ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कई जगहों पर हट्स मिले हैं, हाउसेज मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए बुरजा होम, बुरजा होम कहाँ पर है, बुरजा होम आपकी जम्मू और कश्मीर में है। तो वहाँ पर आपको क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं हट्स एंड हाउसेस के। वहाँ पर किस तरीके के, देखिए ये पिट हाउसेस मिले हैं। बुरजा होम की ये आपकी साइट है, बुरजा होम में आपको क्या मिला है, ये पिट हाउसेज, यानी जमीन पर नीचे गड्ढा खोद करके ये हाउसेज बनाए जाते थे। इनको हम लोग बोलते हैं पिट हाउसेज, इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। पीपल बिल्ट पिट हाउसेज, ये दिया हुआ है पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी नीचे जाने के लिए। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, जैसे ठंडी का जो सीजन होता था उसमें जो है शेल्टर प्रोवाइड करते थे ये पिट हाउसेज। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। कुकिंग हर्स यानी जो चूल्हे होते थे वो दोनों ये पिट हाउसेज के अंदर भी मिले हैं और पिट हाउसेज के बाहर भी मिले हैं। तो विच सजेस्ट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर्स और आउटडोर्स। तो मतलब या तो अंदर या बाहर कहीं भी सीजन के अनुसार लोग वेदर के अनुसार खाना बना लिया करते थे। तो इसलिए हमको दोनों जगह पर आपको ये चूल्हा देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। यहाँ पर कई जगह पर स्टोन टूल्स भी मिले हैं। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड न्योलिथिक। तो ये जो टूल्स है ये पहले से अलग है पैलोलिथिक वाले से। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है न्योलिथिक साइट में कि जो पॉलिश्ड हुआ करते थे, शार्प एजेस होती थी, तो यही यहाँ पर मेंशन किया है। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव फाइन कटिंग एज एंड mortars and pestles। देखिए ये रहा mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce। mortars and pestles are used for grinding grain even today। mortar pestle तो आप जानते ही होंगे ना, mortar pestle एक
इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ऐसे ऊपर से ग्राइंड करने के लिए एक स्टोन से होता है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। several thousand at the same time tools of the paleolithic types continue to be made and used। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर न्योलिथिक में डिफरेंट टाइप के टूल्स आ गए हैं तो पहले वाले टूल्स बंद हो जाएंगे, नहीं, वो वाले भी बन रहे थे और नए टाइप के भी बन रहे थे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि टूल्स ही देखिए, इसमें आपको कितनी अच्छी पॉलिश देखने के लिए मिल रही होगी, थोड़ा साइन कर रहे हैं ये, थोड़ा सा जो है शार्प बने हुए हैं ये, तो यही है न्यू स्टोन टूल्स, यानी न्योलिथिक टाइम के जो टूल्स हैं यही है। Many kinds of earthen pots have also been found। earthen pots यानी कि जो है आपको ये pots जो ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे पॉट्स भी मिलेंगे। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। इनको डेकोरेट भी ये लोग किया करते थे और स्टोर करते थे इसमें चीज़ों को। अब डेकोरेट क्यों करते थे, कुछ कुछ जो है चीज़ें अब खाली रहते थे, एग्रीकल्चर हो रहा है, पहले लोग हंटिंग गैदरिंग इन सब में बहुत व्यस्त रहा करते थे, अब एग्रीकल्चर हो रहा है तो फिर वो लोग सेटल लाइफ है, घर बने हुए हैं तो वो लोग घर पे रह रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा डेकोरेट भी कर दिया करते थे। पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। फिर बाद में कुक करने के लिए फूड को ये लोग पॉट्स को इस्तेमाल करने लगे थे, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। मतलब अभी भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइट का। ये देखिए आप लोग एक अर्थन पॉट यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है तो देख सकते हैं कि ये किस तरीके के हुआ करते थे पहले। बिसाइड्स दे बिगन वीविंग क्लॉथ्स। मतलब जो है कपड़े भी उस समय आपको इसके भी एविडेंस मिलते हैं कि वो लोग क्लॉथ को वीव क्या करते थे यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन, जैसे कॉटन के एविडेंस मिले हैं हमको। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर, नॉट क्वाइट, इन मेनी years men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases people try to combine these activities doing different things during different seasons। अब आप लोग एक चीज देखेंगे कि देखिए कहीं अब एक ही समय पर एक ही टाइम पीरियड पर किसी साइड पर नियोलिथिक पीरियड चल रहा होता था तो कहीं पर लोग पैलियोलिथिक। ये एक पीरियड मतलब जिस टाइप के वो लोग स्टोन यूज कर रहे हैं, जिस तरीके का उनका रहने का ढंग है, हंटिंग कर रहे हैं या फिर ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं या डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें होती थी एक साथ एक ही टाइम पीरियड पर। ऐसा नहीं है कि नियोलिथिक पीरियड आया मतलब आप पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे कि हर जगह आपको नियोलिथिक ही देखने मिले, अब आपको पैलियोलिथिक देखने ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता था। कुछ साइड आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल जाएंगी जो पैलियोलिथिक एज में हैं, लेकिन कुछ जो है नियोलिथिक में कुछ डेवलप हो चुकी हैं, वो नियोलिथिक में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है चेंजेस आते रहते थे। अब आते हैं क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब देखिए मेहरगढ़ की बात यहाँ पर की गई है स्पेशली क्योंकि मेहरगढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी, यहाँ पर हमको अर्लियर एविडेंस मिलते हैं व्हीट बार्ले वगैरह के, तो इसलिए इसकी एक अलग से दिया हुआ है। देखिए पढ़ते हैं हम लोग इसको कि दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। ये बोलन पास है जो मतलब अफगानिस्तान के आसपास में है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। पास क्या होते हैं, मतलब जो माउंटेन्स होते हैं ना, ये माउंटेन्स वगैरह हैं तो इनके बीच से जो रास्ता होता है निकलने के लिए वही, उसी को हम लोग पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पास। ठीक, तो अब देखिए मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर लोगों ने सीखा क्या, बार्ली और व्हीट को ग्रो करना सबसे पहले, एंड रेयर सीप एंड गोट्स, और सीप और जो गोट्स होती थी इनको सबसे पहले पालना सीखा। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स, यहाँ पर हमें बहुत सारी एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड आल्सो बोन्स ऑफ सीप एंड गोट वर फाउंड। इन सब की हमको बोन्स मिली हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। हमको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज मिले। देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से हाउस है। मैंने इसका एक और रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको यहाँ पर भी फोटो मेंशन की हुई है कि देखिए ये किस तरीके के हाउसेस बने हुए हैं ना, रेक्टेंगुलर है और इसमें जो है ये देखिए 4 रूम अलग अलग तरीके से बने हुए हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होता था, हो सकता है किसी में ये लोग फूड स्टोर करते हो, ग्रेन्स स्टोर करते हो, किसी में रहते हो, किसी में सोते हो, मतलब किस तरीके से यूज करते थे, बट इस तरीके के घर बने होते थे। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। व्हेन पीपल डाई ईच, यहाँ पे पहले ये देखिए ईच हाउस हैड
4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, कुछ का इस्तेमाल स्टोरेज के तौर पर भी किया जाता रहा होगा। व्हेन पीपल डाई, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। पीपल लुक अप, अब देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो वहाँ पर ग्रेव्स थी मेहरगढ़ में, हमको जो बरियल मिला है उसमें हमको क्या मिला है, जो एनिमल वो सॉरी मतलब जो ह्यूमन का जो स्कल मिला हुआ है, ह्यूमन का स्कल ने पूरा ये जो बॉडी है स्केलेटन ये मिला है, इसके साथ में हमको एनिमल्स यानी गोट्स के, ये जो है ना ये गोट्स के भी हमको स्केलेटन देखने को मिलेंगे। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये है कि ये लोग शायद बिलीव करते होंगे आफ्टर लाइफ, डेथ के बाद जो लाइफ है उसमें वे लोग बिलीव करते होंगे कि डेथ के बाद भी ये कहीं ना कहीं जो है होंगे, और इनको जो है जब खाने की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग जो ये गोट्स वगैरह को बरी कर दिया करते थे साथ में। तो इसका पर्पज होता था कि जब भूख लगेगी तो ये लोग जो है इनको खा सकेंगे मार करके। तो अब ये मरे हुए इन बरी करते थे मार कर या फिर जिंदा करते थे, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हमको तो अब आज की डेट में स्केलेटन ही मिल सकता है। तो परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ में ये लोग बिलीव करते थे। बरियल इज वन सच अरेंजमेंट। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सारी साइट्स मिली। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स, मतलब एक जो बरियल मिला है उसमें डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स, बकरियों के साथ उसको दफनाया गया था। ये मैंने आपको पीछे जो डायग्राम दिया हुआ है ना वही उसी की बात हो रही है। विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से जो आपका ये चैप्टर है ये खत्म होता है, लेकिन एल्सवेयर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैप भी लगा दिया है। क्योंकि देखिए आप लोग अभी से मैप वगैरह देखते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फिर मैप अगर आप लोग एक साथ याद करने का प्रयास करते हैं तो तैयार नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर केव पेंटिंग्स इन फ्रांस में बात की गई है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से केव पेंटिंग बनाई गई है। केव में ये देखिए एनिमल्स को किस तरीके से पेंट किया गया है, और ये जो पेंट होते थे ये भी बहुत ही नेचुरल पेंट हुआ करते थे, नेचुरल तरीके से मतलब बनाए जाते थे। ये जो आपको ऐसे एनिमल्स मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो अब आप फ्रांस, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जाने कि फ्रांस है कहाँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है। वर्ल्ड मैप में आप लोग देखेंगे कि ये जो क्या बोलते हैं ये यूरोप है ना, तो यूरोप में ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया है ये आपका फ्रांस है। अब इसको जो है मैंने स्पेशली और जूम करके मैप में दिखाया है। ये रहा आपका फ्रांस यहाँ पर है, तो ये फ्रांस की बात हो रही है। आप लोग मैप में जो है इन चीज़ों को बीच बीच में ऑब्जर्व करते रहा करिए, आप लोग के लिए अच्छा होगा। इसके बाद जो है एल्सवेयर नियोलिथिक साइट, यहाँ टर्की की बात की गई है कि टर्की में भी जो है आपको ये नियोलिथिक साइट वगैरह देखने के लिए मिलेंगी। और इसमें जो हम जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं ना कई सारी साइट्स है, केव पेंटिंग्स है, ये सब चीज़ें वर्ल्ड के हमें अलग अलग पार्ट में भी देखने के लिए मिली हुई हैं, उसी के बारे में इसमें बात की हुई है। और ये जो इम्पोर्टेंट आपके कीवर्ड्स हैं ये सब कुछ मैंने आपको बताया। हंटर गैदर्स क्या होते हैं, मतलब जो हंटिंग करते हैं, फूड कलेक्ट करते हैं। साइट्स जहाँ पर हमको पुराने ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। हैबिटेशन जहाँ पर लोग रहा करते थे। फैक्ट्री साइट्स होती हैं जहाँ पर मतलब बहुत सारी मात्रा में टूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बना करती थी, उनको हम फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक ये और नियोलिथिक, ये तीनों जो है स्टोन एज के पार्ट हैं, ये मैंने आपको बताया। माइक्रोलिथ जो मीजोलिथिक में स्टोन टूल्स होते थे उनको बोलते हैं। डोमेस्टिकेशन यानी कि मतलब हम जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जो एनिमल्स वगैरह को हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, यही डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस होती है। फार्मर्स जो किसान हो गए, आपके हर्डर्स हो गए जो लुक आफ्टर करेंगे आपका एनिमल्स का, नियोलिथिक साइट बता दिया। बरियल्स जो डेड बॉडीज को बरी किया जाता था। यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशंस हैं इनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी मैं आपको एक शॉर्ट में ओवरव्यू दे देती हूँ कि हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज, क्यों रहना चाहते थे वो लोग केव्स वगैरह में, ताकि वो लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकें किससे, रैन से या फिर विंड से या फिर गर्मी जो होती थी ना हीट से, इन सब चीज़ों से, और वाइल्ड एनिमल से, तो इसके लिए लोग रहा करते थे। ग्रास लैंड डेवलप अराउंड 12,000, ग्रास का तो आपने देखा होगा कि 12,000 की बात है, 12,000 ईयर्स एगो ग्रासलैंड डेवलप होना स्टार्ट हुए। वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है कि जो है अगर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो
उस क्रॉप को तैयार होने में समय लगता है, इसलिए उनको वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक लिए रहना पड़ता था। व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर? ये इसलिए पता चलता है क्योंकि पहले हमको सबसे नीचे एविडेंस मिलते हैं हंटिंग वाले, मतलब हमको टूल्स मिलते हैं उस टाइप के एविडेंस जो हंटिंग के हैं वो मिल जाते हैं, और उसके बाद में हमको पॉट्स वगैरह मिलते हैं, जो हाउसेज हैं ये सब मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं। इससे हमको पता चलता है कि बाद में ये लोग हर्डर्स बन गए थे और फार्मर्स बन गए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन व्हाट वेज आर दिस सिमिलर टू डिफरेंट? मतलब क्यों घूमते थे, क्यों घूमते थे ये आपने देखा था, मैंने आपको 4 रीज़न बताए थे कि पहला तो फूड अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती थी जब वो लोग आस-पास की चीज़ों को खा लिया करते थे, तो इसके लिए वो लोग मूव करते थे। दूसरा मूव करते थे वाटर के लिए, तीसरा मूव करते थे कि जो प्लांट्स जो है सीज़न बाय सीज़न फ्रूटिंग होती थी, तो उसके लिए वो लोग इधर से उधर मूव करते थे, और एनिमल्स की वजह से, क्योंकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो उनके हंटिंग के लिए इनको मूव करना पड़ता था। उसके अलावा आज की डेट में अगर देखेंगे सेम है कि डिफरेंट, तो आज की डेट में सेम नहीं है। आज की डेट में डिफरेंट ये है कि आज लोग प्रोफेशनल पर्पज से मूव करते हैं, आज लोग ये ट्रैवल वगैरह करने के लिए मूव करते हैं। आज आप ये नहीं देखेंगे कि कोई मतलब खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है या फिर पानी के लिए जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस हुआ करते थे। लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदर यूज फायर, फायर का यूज लाइट के सोर्स के तौर पर करते थे। उसके अलावा जानवरों को भगाने के लिए, डराने के लिए किया करते थे, और खाना पकाने के लिए भी किया करते थे। अब लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर। हंटर गैदरर से कैसे उनकी लाइफ फार्मर्स और हर्डर्स की अलग होती थी कि वो लोग सेटल्ड लाइफ रहते थे, मतलब वो लोग एक जगह पर रहते थे, वो लोग घर में रहते थे, हंटर गैदरर्स घूमते रहते थे। ये लोग हंटिंग गैदरिंग करके मतलब अपना भोजन प्राप्त करते थे, और ये लोग एग्रीकल्चर के थ्रू प्राप्त करते थे। तो यही सारे डिफरेंसेस थे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और ये यहाँ पर जो डेट्स मेंशन की हुई हैं ये सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।